बैलेंस स्कोर कार्ड से। बैलेंस स्कोर कार्ड किसने बनाया था? कैपलन नॉर्टन। याद रखिएगा, ये नेम से याद रखना कंपलसरी होता है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो भूल गया कि किसने बनाया था बैलेंस स्कोर कार्ड। नहीं, आपको ये अलाउड नहीं है। आप पेपर में जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा कि आप ये बोलें कि बैलेंस स्कोर कार्ड किसने बनाया था, आपको याद नहीं। आपको लिखना पड़ेगा। आपको जब भी आंसर आए आप लिखेंगे। हाँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो बना था वो नॉर्टन कंसल्टेंसी फर्म ने बनाया था। बेसिकली था क्या, वो अपने 12 एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जिसमें 12 कंपनीज पे उन्होंने रिसर्च किया था, कैपलन एंड नॉर्टन ने बैठ के। एंड दे फाउंड कि यार सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल मेजर्स सफिशिएंट नहीं थे, रादर इंटेंजिबल मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को हम इग्नोर कर रहे थे जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरियाज थे, जिसकी वजह से बिजनेस वो जो परफॉर्म करना चाहिए वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इंटेंजिबल मतलब स्किल्स, एम्प्लॉय स्किल्स वगैरह, ठीक है, ट्रेनिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये हमें ना भी लिखे तो चल जाएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड हमारे पास, मैंने आपको बताया था 3 लेवल ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड थे, 3 जनरेशंस थी, जिसमें से हमें 2 जनरेशन आएंगी। फर्स्ट जनरेशन को हम बैलेंस स्कोर कार्ड ही बोलते थे, सेकंड जनरेशन को भी बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते थे विद स्ट्रेटेजी मैप। ठीक है, तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड ही टॉपिक का नाम है। इट इज नॉट लाइक कि कोई स्ट्रेटेजी मैप अलग है और बैलेंस स्कोर कार्ड अलग है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बैलेंस स्कोर कार्ड जब बनाया उन्होंने 4 पर्सपेक्टिव चूज किए। कितने पर्सपेक्टिव चूज किए? 4 पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स के हिसाब से मत देखिए। क्यों? वो तो लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो रिजल्ट्स हैं, वो तो पास्ट परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं कि हाँ हम बिजनेस में कैसे स्टैंड कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे कॉम्पिटिटिवली, हम कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं पास्ट के बेस पे। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो वो डिस्कस कर ही नहीं रहे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कैसे ड्राइव करेंगे बिजनेस को। भाई अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर तो गड्ढे में चला जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, हमें नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रिमेनिंग थ्री पर्सपेक्टिव और दी। और मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है 4 हो टोटल, कभी 5 भी हो सकते हैं, टोटल में 3 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं इनका वेटेज सेम हो हमेशा। कि मैंने आपको रियल बैलेंस स्कोर कार्ड्स भी दिखाए थे, आपने कहा जरूरी नहीं कि ये सेम हो। ठीक है ना, शायद एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दिखाए थे, तो मैंने आपको कहा था देखो जरूरी नहीं होता कि बैलेंस स्कोर कार्ड हमेशा सेम चले। तो आपने कहा ठीक है सर, मतलब उसके ऊपर आप स्कोर बराबर बराबर दें, इक्वल दें। आपको बेसिकली ये था कि आप बैलेंस इस चीज का करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंसीडरेशंस पे ध्यान मत दीजिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और मेजर्स पे ध्यान मत दीजिए, नॉन फाइनेंशियल पे भी ध्यान दो। आप सिर्फ लैगिंग पे ध्यान मत दीजिए, आगे के फ्यूचर के सोचने वाले लीडिंग इंडिकेटर्स पे भी ध्यान दीजिए। कि आप जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग तो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, आज थोड़ी देगी। उस पर भी तो ध्यान दीजिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका पास्ट के हिसाब से क्या रिजल्ट है, उससे क्या मिल जाएगा। हम्म आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के बेस पे नहीं सोचना, आपको लॉन्ग टर्म के बेस पे भी सोचना है। ये आपको बताया था। और आपने कहा कि सर ये चीज लेके आई 1992 में बैलेंस स्कोर कार्ड को। हमने यहाँ पे कैपलन और नॉर्टन सर की आर्टिकल्स को भी पढ़े थे, जिनके बेस पे उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया था। हमने पॉल आर निवेन सर को भी डील किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया था, समझाया था। अब आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो जो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके विजन को मीट कर जाए, तो आपने कहा कि सर हमारे को ये बात याद रखनी है कि हमें ये देखना है कि आखिरकार हमारी क्या फाइनेंशियल एस्पिरेशंस होनी चाहिए, किस मार्केट को हम सर्व करें, कौन सी प्रोसेसेस को हम कॉन्कर करें ताकि हम बिजनेस में आगे बढ़ सकें, और हमारी क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, पीपल को किस तरीके से हमें स्किलफुली स्टेडीली गाइड करना है, अपग्रेड करना है, ताकि वो हमारे बिजनेस के शिप को अच्छे से चला सके। तो ये चीज हमें स्ट्रेटेजी के अंदर लेके चलनी है। सिर्फ फाइनेंशियल से कुछ नहीं होगा, सबको लेके चलना है। तो आपने कहा अच्छा फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब तो सिंपल है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की नजरों में कैसे हैं। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? हम अपने
शेयर होल्डर्स की नजरों में कैसे है। कस्टमर पर्सपेक्टिव कहता है कि हाउ कस्टमर सी इज। देखो हम मार्केट में डील कर रहे हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम कैसे अपने मार्केट में चल रहे हैं, क्या हमारा मार्केट हमारे पास है या नहीं, क्या हमारा मार्केट ग्रोथ वगैरह है, मार्केट शेयर वगैरह है, क्या कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है या नहीं। इसके लिए हम वैल्यू प्रोपोजिशन करते हैं। उसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, यही तो हम कहते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि यार हमारा टारगेट कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो हमसे लो कॉस्ट एडवांटेज के एक्सपेक्टेशन रख रहा है, क्या वो हमसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पे बेनिफिट एडवांटेज ले रहा है, क्या चाह रहा है कि हम इनोवेट वगैरह करके दें प्रोडक्ट्स, सेम कॉस्ट पे बेटर चीज दें उन्हें, क्या वो चाह रहा है, क्या वो कस्टमर इंटीमेसी चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है हमसे। ये समझे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम ऐसा समझेंगे तभी तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस आज और फ्यूचर में चलेगा। अदरवाइज चलेगा कैसे, मार्केट को हम नहीं तो मार्केट में हम बचेंगे कैसे और हमारे पास कस्टमर आएगा कैसे। इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव या इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होता है, मतलब हमारे कौन सी प्रोसेसेस पे हमें वर्क अपॉन करना पड़ेगा ताकि हम बिजनेस में जो कस्टमर हमसे चाह रहा है उसको सफाइस कर सकें। अब कस्टमर ने हमसे चाही कोई चीज, हमसे चाहा इनोवेशन, तो भैया इनोवेशन करो ना। हमसे कहा कि नए तरीके के प्रोडक्ट्स लाओ, तो नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोसेसेस भी तो देनी पड़ेंगी, नहीं तो भाई कैसे आएगा ये बताइए ना आप, कैसे होगा बिजनेस में। आपने कहा बात तो सही है कि सर आपको प्रोसेसेस देनी पड़ेंगी, तो आपने कहा कि सर ये जो प्रोसेस है, मतलब आप कह रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रोसेसेस में हम एक्सेल करें ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि अल्टीमेटली प्रॉफिट आ सके। क्या इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। मैंने आपको समझाया था इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी के बारे में देखते हैं कि हम क्या एबिलिटी है, मतलब कैसे हम क्या कितनी ट्रेनिंग दें, स्किल्स दें, अपग्रेडेशन कितना दें, रीस्किलिंग कितनी करें अपने एम्प्लॉयज की, ताकि वो इतने एबल हो सके कि जो हम प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, जो इनोवेशन करने की सोच रहे हैं वो कर पाए, ताकि हम नई चीजें नए प्रोडक्ट्स लाने की सोच रहे हैं तो ला पाए, है ना। तो आपने कहा कि सर इसके अंदर मेनली 3 चीजें देखते हैं, ह्यूमन, सेकंड जिसे पीपल भी कहते हैं, सेकंड सिस्टम जिसे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। ह्यूमन कैपिटल या पीपल के अंदर का मतलब हम कह रहे हैं कि हमें हमें जो रिक्वायरमेंट्स है और जो एबिलिटी है उसके गैप को फिल करना है, कैसे, स्किल प्रोवाइड करके, रीस्किल करके, जो कुछ भी करके एम्प्लॉयज को आपको ट्रेनिंग देके, ताकि वो उस चीज को मीट कर सकें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस को हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो सेकंड, हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए हमारा एम्प्लॉय हमारे को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में भी इंप्रूवमेंट हो, उसको समझ में आए कस्टमर कैसे सोच रहा है और वो उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सके, सही से हमारी एबिलिटी इंप्रूव हो रही है ना। और थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, आपने का प्रोसीजर्स, मतलब आप कह रहे हैं हमारा कल्चर, हमारा इंसेंटिव सिस्टम, सब कुछ जो होना चाहिए वो इसी तरीके से बेस होना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट हो इन सब चीजों को करके। अच्छा, अब मैंने आपको समझाया था, देखो कैपलन एंड नॉर्टन सर ने, मैंने आपको पेज नंबर बुक नंबर वगैरह भी बताया था कि देखो इस पेज पे ये कहा है कि इनोवेशन जैसे बोला, तो मैंने आपको समझाया था कि देखो इनोवेशन को उन्होंने किस में लिया था, उन्होंने लिया था लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ, लेकिन बुक जब आई तो उन्होंने उसमें कहा किसके साथ ले लो इसको, किसके साथ ले लो, उन्होंने कहा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। मतलब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं है कि इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ आएगा। कायदे में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब एबिलिटी जनरेट करना होता है ताकि हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके। आप कहेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब प्रोसेस के हिसाब से सोचें, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से हम अपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करने की सोच रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट कंफ्यूज था, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। 2016 में जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 7 पार्ट बी सेकंड पॉइंट, उसमें जब उन्होंने लिया तो उसमें इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ले लिया। और जब आपकी आपकी क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस किए उन्होंने उस समय भी बाद में भी, तो कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ले लिया, कुछ क्वेश्चंस में आपका लर्निंग एंड ग्रोथ ले लिया। सेफर साइड के लिए मैंने आपको बोला था कि आप लर्निंग एंड ग्रोथ ले लेना अगर आपसे ब्लैक एंड व्हाइट पूछे कि यार न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस में आएगा। अदरवाइज दिस इज अ ग्रे एरिया। आपको मालूम है ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि नहीं इसको तो इसी में लेना है, इसको तो इसी में लेना है। मैंने आपको इसीलिए पेज नंबर बुक नंबर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं।
लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट अगर जबरदस्ती करेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे इनोवेशन उन्होंने कंपलसरी क्या बोल दिया, उन्होंने क्या दिया, इनोवेशन कंपलसरी लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ लेना है, जबकि कैपलन नॉर्टन खुद इनोवेशन कई बार इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ लेते हैं, कई बार लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए दोनों को हम किसके साथ लेंगे? प्रोसेस के साथ नहीं लेके मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ ले लो, झंझट खत्म। आपका कल को घबरा मतलब एक दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चाहे इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है, लेकिन हमें एक जगह सेटल होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने नोटिस जो किया, मैंने पाया कि ज्यादा जगह इंस्टीट्यूट ने उसको लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ ले लिया है, तो हम उसके साथ ले लेते हैं। बाद में लड़ाई नहीं रहेगी ना कि कहां जाए, है ना। चलो, आप दूसरी साइड भी ले लो, एजम्पशन डाल दो, भाई मैं क्या करूं, साफ लिख देना इंस्टीट्यूट ने इसमें इसके साथ लिया था। मैंने आपको अटेम्प्ट बता दिया, आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया, अगर जो दे अब आपके ऊपर है भाई, मैं नहीं किस कह सकता। अब हमने समझा था स्ट्रेटेजी मैप, ये जनरेशन 2 था। इसके अंदर हमने क्या समझा था? ऑब्जेक्टिव सेट करना, मेजर सेट करना, टारगेट, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। ये आया क्यों था स्ट्रेटेजी मैप? एक्चुअली ये सब चीजें तो ऑब्जेक्टिव, मेजर्स, टारगेट, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स तो उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड फर्स्ट जनरेशन में ही दे दिए थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में उन्होंने प्रॉपर हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाया। उन्होंने कहा कि देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे है। उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे वो स्ट्रेटेजी मैप में आएंगे, और रिमेनिंग 3 जो आएगा वो किस में आएगा? बैलेंस स्कोर कार्ड में। फर्स्ट बैलेंस स्कोर कार्ड में चारों चीजें एक ही में थी, लेकिन अब क्या है, उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव्स को, फर्स्ट जनरेशन में चारों चीजें बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर थी, जबकि इन्होंने अब क्या कहा, ऑब्जेक्टिव्स को डाल दो स्ट्रेटेजी मैप में, और रिमेनिंग 3 क्या? मेजर्स, टारगेट, इनिशिएटिव आप डाल दीजिए कहां पे? बैलेंस स्कोर कार्ड में। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से पूछे या सेकंड, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे चुपचाप ऑब्जेक्टिव भी लिख देना बैलेंस स्कोर कार्ड में, अपनी चू चपड़ अकल एक्स्ट्रा मत दिखाना कि देखो सर हमें तो कितनी नॉलेज है, हमने तो कैपलन नॉर्टन को पढ़ रखा है पूरा डिटेल में। अरे एग्जामिनर की क्या औकात हमारे सामने। यही तो दिक्कत है कि एग्जामिनर की नॉलेज आपसे कम पड़ जाएगी, उसको आता नहीं होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। भाई उसको तो आता नहीं होगा, आपके नंबर कट जाएंगे, फायदा क्या होगा? हमारी नॉलेज हम इसलिए लेते हैं, इसलिए नहीं कि हम शोकेस कर सकें कितनी नॉलेज है, रेदर इसलिए लेते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम कंफ्यूज ना हो पेपर में। स्ट्रेटेजी मैप का मीनिंग क्या था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो हमें लैंडमार्क्स अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बिना लैंडमार्क के भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है बिना लैंडमार्क के पहुंचेंगे नहीं, दिल्ली से मुंबई तब भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर लैंडमार्क दे दूं कि यार पहले बीच में जयपुर आएगा, फिर आपको जयपुर से उदयपुर जाना है, उदयपुर से वहां जाना है मुंबई, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज उन्होंने कहा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेते हुए अगर हम आज की सिचुएशन से फ्यूचर की हमने जो विजन बनाया है उस पर पहुंचना है, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को मीट करना है, तो आपको बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए लर्निंग ग्रोथ का, इसके बाद इससे ये बेनिफिट हमारे को देगा हमारे को इंटरनल प्रोसेस में, इसके बाद हमारे पास कस्टमर पर्सपेक्टिव हो जाएगा, और इससे हम लोग फाइनली रीच कर जाएंगे किसके ऊपर? आपने कहा कि सर हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन, मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे। तो आपने कहा ऑब्जेक्टिव्स हम इसीलिए तो इसका नाम मैप रखा कि स्ट्रेटेजी का मैप बनाएंगे, कि स्ट्रेटेजी रीच करने के लिए हम मैप क्या बनाए। तो आपने कहा कि सर हम सबके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ना, तो हम लिंक करके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, और मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल पढ़वाया था एक, पता नहीं इसमें था मेरे ख्याल से, इसमें नहीं था। मैंने आपको किन की बुक से पढ़वाया था? पॉल आर निर्वेन की बुक से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़वाया था। मैंने आपको समझाया था कि देखिए हम लोग मान के चलिए हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सोच रखा है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। आपने कहा कि सर रेवेन्यू ग्रोथ हमने ऑब्जेक्टिव रखा, उसको करने के लिए कस्टमर लॉयल्टी हमने ऑब्जेक्टिव रखा, किसका? आपने कहा कस्टमर पर्सपेक्टिव का। उसको करने के लिए आपने कहा कि यार कस्टमर लॉयल होगा तभी हम रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस पे रेवेन्यू जनरेट होता है, नए कस्टमर कम देते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा देते हैं रीसेलिंग पे। आपने कहा उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट लाइफ हमारे प्रोडक्ट के जो साइकिल है उसको, प्रोडक्शन की साइकिल को छोटा करना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा, फिर कॉज एंड इफेक्ट देखा कि अच्छा कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? जब हम टाइमली उसको गुड्स बना के दे पाएंगे, मतलब प्रोडक्शन साइकिल को कम करेंगे। वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसी फील्ड में कि कैसे प्रोडक्शन साइकिल कम करें। तो आपने आपने मतलब लिंक कर दिया, ऑब्जेक्टिव हर चीज का बना दिया। तो आप नीचे से देखोगे तो कैसे कहोगे? आप कहोगे जब हम ट्रेनिंग देंगे
नए प्रोडक्ट बनाने की, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे प्रोडक्शन साइकिल रिड्यूस होगी, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे हमने समझा था क्या होगा, उससे हमने समझा था कि कस्टमर रिटेन होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, आपने कहा कि सर उससे ये होगा कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा। आपने कहा कि सर इससे हम लोग कॉर्पोरेट जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको मीट कर जाएंगे। तो आपने कहा कि अच्छा, तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है स्ट्रेटजी मैप, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मैंने आपको समझाया था, देखो अब ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए मेजर सेट करोगे कि कैसे पता चले कि हमें ऑब्जेक्टिव मीट कर पा रहे हैं या नहीं, तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। मेजर आपने सेट कर दिए कि यार रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू हमारा जैसे मेजर होगा। उसके लिए फिर टारगेट रखोगे कि कितना टारगेट हो जाए तो वो माने कि हमारा रेवेन्यू एक्चुअल में इंक्रीज हुए, सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपने कहा कि सर जैसे रेवेन्यू आपने एक रख लिया, इंक्रीज ग्रोथ इन रेवेन्यू परसेंटेज आपने रख लिया, या किसी भी चीज का मेजर रख लिया आपने, फिर आपने टारगेट सेट किया इतना हो जाएगा। तब अगर टारगेट मीट नहीं हो रहा होगा, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि कस्टमर लॉयल्टी अगर नहीं आ पा रही, तो आपने उसके लिए रिवार्ड प्रोग्राम वगैरह लगाया, तो आपने कहा एक शॉर्ट टर्म हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम का हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, हमारी कस्टमर लॉयल्टी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी को मीट करने के लिए करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड कर दें कि यार सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक टाइम बाउंड की इस पीरियड में हम ये ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव कहलाता है या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कहलाता है। किसको मीट करने के लिए, जब टारगेट मीट नहीं कर रहा होता तब हम करते हैं ऐसा।